अस्सलामुअलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। फोर ही है ना क्लास। चलिए सवाल लिखे। उस दिन मार्कअप मार्जिन पे काफी बात की थी, तो उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और वो बात भी अभी तक खैरियत से होगी। चलिए चलता रहेगा पूरी कॉल पे मार्कअप मार्जिन। अच्छा, कल आप क्योंकि नहीं आए तो भूल गए होंगे, एक सवाल और मार्कअप मार्जिन का लिखें। प्रॉफिट की अमाउंट है 18 मिलियन, 18 मिलियन। जीपी मार्जिन 20% है। कॉस्ट ऑफ सेल्स बताएं। कॉस्ट ऑफ सेल्स जी 72 बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मार्जिन है तो सेल 100 है और प्रॉफिट अगर 20 है, तो ये फिर 80 है। 18 मिलियन इनमें से क्या है? 20। पूछा मैंने क्या है? 80। 72। ठीक है। तो आप जब भी परसेंटेज को अप्लाई करने लगे ना कोई फिगर फाइंड करने के लिए, तो जहन में ये रिलेशन बना होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 100 क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी परसेंटेज अप्लाई करें, अगर आपको 100 का नहीं पता तो तुक्के हो सकता है सही लगे, वरना चांसेस है कि गलत करेंगे। चलिए मार्कअप मार्जिन से आगे चलते हैं। अगर आपको इस सारी डिस्कशन में ये बात मैं समझा पाया हूं कि परसेंटेज कैलकुलेशन में 100 किसको कह रहे हैं ये पहचानना जरूरी है, तो फिर अब आगे और डिफरेंट वैरायटियां करा रहा हूं। मार्कअप मार्जिन से आगे अब और लिखे सवाल। अच्छा, आपने अगर टैक्स नहीं पढ़ा हुआ, चलो नहीं पढ़ा हुआ, ओके नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा हुआ। सेल्स टैक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लें। सेल्स टैक्स, एक सेलर कुछ गुड्स कस्टमर को बेच रहा था और सेलर ने इसकी प्राइस रखी 100 रुपए। कस्टमर से उसने 100 रुपए लेने थे। गवर्नमेंट ने कहा कि वो पैसे तो तुम्हें दे रहा है, इसका मतलब पैसे वाला है, तो ऐसा करो हमारे नाम पे भी ना 15 रुपए ले लो, हमारे नाम पे। और इसको गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स का नाम दे दिया। कस्टमर से कितने पैसे निकलवाएंगे हम? 115, जिसमें से 100 हम रखेंगे, 15 गवर्नमेंट को दे देंगे। और गवर्नमेंट ने ये जो 15 रुपए बोले, एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक परसेंटेज बताई। मेरी इस मिसाल में कितने परसेंट? 15%। 15% ऑफ व्हाट? इसका या इसका? इसका।
यानी जो हमने ऑफिशियली इसको प्राइस बतानी थी उस पे परसेंटेज लगेगी, और जो हम इससे कैश ले रहे होंगे, दो जुमले बोलूंगा, जो हम उससे कैश ले रहे होंगे वो सेल्स टैक्स इनक्लूसिव अमाउंट होगी या सेल्स टैक्स एक्सक्लूसिव अमाउंट? इनक्लूसिव। और सेल्स टैक्स परसेंटेज किसकी परसेंटेज होगी, मतलब 100 क्या होगा? एक्सक्लूसिव अमाउंट। ये होगी 100, ये होगी 115। ये बात तो मैंने यहां भी लिखी हुई है, लेकिन वो तो इत्तेफाक से रुपीज ही 100 रखे हुए मैंने, लेकिन मैं ये परसेंटेज टर्म में बात कर रहा हूं कि अगर सेल्स टैक्स 15% है तो 100 क्या होगा? इससे ऊपर वाली प्राइस वो 100 होगा, और जो कैश ले रहे होंगे वो 115 होगा। लिखें सवाल, अगर ये नोट करना है तो करें, फिर सवाल लिखिएगा। सेल्स टैक्स 17% है, 17%। सेल्स टैक्स इनक्लूसिव अमाउंट, सेल्स टैक्स इनक्लूसिव अमाउंट ऑफ सेल 175500, 1,75,500, 175500। सेल्स टैक्स की अमाउंट बता दें दोबारा। सेल्स टैक्स 17% है और सेल्स टैक्स इनक्लूसिव अमाउंट ऑफ सेल्स 175500, 1,75,500 रुपए। तो सेल्स टैक्स की अमाउंट बता दें। जी 25,500। अच्छा अब, अच्छा जो इसमें मार्कअप मार्जिन ढूंढ रहे हैं, निकल आए मैं वहां से आगे। अब मार्कअप मार्जिन की बात नहीं हो रही, अब मैं सेल्स टैक्स की परसेंटेज, यानी अब रिलेशन इन तीन चीजों में, किन तीन चीजों में? सेल्स टैक्स से पहले वाली अमाउंट, सेल्स टैक्स की अमाउंट और सेल्स टैक्स इनक्लूसिव अमाउंट। इन तीन में से ये क्या है? 100, 17 या 117? ये 117 है। तो अगर ये 117 है तो पूछा क्या है? 17। ये सेल्स टैक्स शामिल हुई अमाउंट है ना, तो अगर ये सेल्स टैक्स शामिल हुई अमाउंट है तो मतलब ये 117 है, और मैंने ये नहीं ये पूछा है, तो इसलिए 17 से मल्टीप्लाई। अच्छा किसी ने हो सकता है किया हो, और यकीनन किया होगा, किया होगा, किसी ने तो किया होगा। कितना आंसर आया? 19,29,835। किसी ने 17% लगाया होगा। इसमें गलती क्या है? इस पे जब हम 17% अप्लाई कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि ये 100 है, ये 100 नहीं है, ये 117 है। तो इसलिए इस पे 17% लगा देने का मतलब है कि ये 100 है, जबकि ये 100 नहीं है, ये
तो आपको जब परसेंटेजेस अप्लाई करनी हो तो 100 पहचानना बड़ा जरूरी है। और लिखें सवाल। अच्छा, इसी इसी सवाल में अगर मैंने बेस प्राइस पूछी होती, यानी सेल्स टैक्स से पहले वाली, तो 1700 बाय 117 150,000, ठीक है कि नहीं? हाँ, इसमें हो सकता है किसी को लगता हो कि ये फाइंड करने के लिए क्या हम 1 माइनस 17% कर सकते थे? अगर हम ये कर रहे हैं ना, तो हम अगेन 17% इस पे लगा रहे हैं, इस पे। अगर आप इसको ओपन करें तो वो ये चीज बन रही है, ये कह रही है ना आप, इसका मतलब ये है। तो क्या इस पे 17% लगाना ठीक है? नहीं, क्योंकि ये 100 है ही नहीं। यानी दिस इंटू 83% करना गलत है, दिस इंटू 100 बाय 117 करना सही है। लिखें सवाल। और इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी ये भी टैक्स की तरह की चीज है, 20% है, 20%। ड्यूटी इंक्लूसिव अमाउंट, ड्यूटी इंक्लूसिव अमाउंट ऑफ परचेज 864000। यानी हमने कोई चीज इंपोर्ट की होगी तो इंपोर्ट करके यहां लाए, गवर्नमेंट ने उस पर 20% ड्यूटी लगा दी, तो ड्यूटी शामिल करने के बाद जो अमाउंट है वो 864000 है। ड्यूटी के बगैर वाली अमाउंट कितनी है? जी 720,000, 864 100 बाय 120। जो हमें इंपोर्ट की प्राइस पड़ी थी, इस पे 20% ड्यूटी लगनी थी, ड्यूटी शामिल करने के बाद 120 बनना था। तो ये 864 इसमें से क्या है? ये, इसलिए 120 से डिवाइड। और मैंने अगर ये पूछा होता तो इंटू 20, ये पूछा है तो इंटू 100। और फिर से अगर किसी ने ऐसे किया है कि इसमें 20% शामिल है, तो किसी ने अगर ऐसे कर दिया है तो क्या गलती है? इसको 100 मान के इसका 20 अलग करके इसका 80 निकाल रहे हैं, तो ये 100 नहीं है, ये 120 है। 80% ये है असल में, तो ये तो 100 है ही नहीं। तो इसलिए परसेंटेज लगाते हुए ये पहचानना जरूरी है कि 100 क्या है। बहुत ऊपर से फायरिंग तो नहीं हो रही ना? सर की आवाज आई थी कहीं से। हाँ जी, अगला सवाल लिखें। ये अब मतलब अब मैं जरूर नहीं कि अब सारे सवाल ड्यूटी की बता रहा हूं, बस परसेंटेजेस के रिलेशन चेक कर रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन, डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन 3% है, 3%। और सेल्स नेट ऑफ कमीशन, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर को हम कमीशन दे रहे हैं अगर 3%, तो किस अमाउंट का 3%? सेल्स अमाउंट का, जितने की सेल करेगा उस पर 3% कमीशन देंगे। लेकिन अगर वो हमें अपने पैसे काट के बाकी पैसे हमारे हवाले करेगा
तो वो बोल रहा हूं मैं सेल्स नेट ऑफ कमीशन 237650, 2,37,650, 237650 डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने कमीशन काटने के बाद हमें इतने पैसे हवाले किए हैं। सेल्स नेट ऑफ कमीशन, ग्रॉस सेल्स बताएं कितनी है, ग्रॉस सेल्स रिक्वायर्ड है आपसे। जी 245000, जितनी हमारी ग्रॉस सेल्स थी 3% इसका, तो जिसकी परसेंटेज होती है वो 100 का, जिसकी परसेंटेज है कि इस पे इतने परसेंट कमीशन मिलेगा, इस पे इतने परसेंट ड्यूटी लगेगी, तो जिसकी परसेंटेज है वो 100 है। जैसे सेल्स प्राइस का 20% मार्जिन है, सेल्स प्राइस का 20% मार्जिन है, तो सेल प्राइस 100 है ना, क्योंकि हम कह रहे हैं सेल प्राइस का 20%, तो जिस पे परसेंटेज लगनी होती है, जिसकी परसेंटेज बोली जा रही होती है वो 100 है। तो अगर हम डीलर को 3% कमीशन दे रहे हैं तो किसका 3% का मतलब ये 100 है। कमीशन कितनी है, फिर 3 है, तो वो हमें अगर नेट पैसे दे रहा है तो वो 97 है। 237650 इनमें से क्या है, और मैंने पूछा क्या है, 100, 245। चलें और लिखें सवाल। एक टॉपिक पढ़ाना है आपको आगे, बल्कि काफी बड़ा टॉपिक है, और उस टॉपिक से आप फिर कॉस्ट में उठना शुरू होंगे। वो 3-4 चैप्टर्स के बाद आएंगे उस टॉपिक पे, प्रोसेस कॉस्टिंग। फिर आपको समझ आएगा कि हम कॉस्ट में कर क्या रहे हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। उसमें ये चीज तफसील से बताऊंगा, लेकिन अभी आपको कच्चा कच्चा बता देता हूं। अगर मशीन में, अच्छा चलिए छोड़े, मशीन में 4 किलो दूध उबालने के लिए रखा, उबलने के बाद वो 4 किलो ही होगा, पी जाएगा वो बीच में से, है थोड़ा रह जाएगा, बढ़ जाएगा, क्यों कम रह जाएगा, एवेपोरेशन हो जाएगी। तो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जब इनपुट डालते हैं उसकी क्वांटिटी प्रोसेस में लॉस हो जाती है, तो जो आउटपुट निकलता है वो उससे कम ही होता है। अगर प्रोसेस में लॉस 6% है तो बाय डिफॉल्ट ये 6% ऑफ व्हाट, नहीं 6% ऑफ 100 तो है, 6% इनपुट का क्या आउटपुट का, इनपुट का। तो जो लॉस होता है वो बाय डिफॉल्ट परसेंटेज ऑफ इनपुट होता है। प्रोडक्शन का लॉस परसेंटेज बाय डिफॉल्ट इनपुट की परसेंटेज है। तो सवाल है जी, आउटपुट है 110,400 kg, 110,400, 1,10,400, 110,400 kg। प्रोसेस लॉस है 8%। इनपुट कितना है, आउटपुट मैंने बताया है 110,400, प्रोसेस लॉस 8% है, इनपुट पूछा है कितना है, सही, बिल्कुल सही।
प्रोसेस लॉस इनपुट का होगा, यानी 100 इनपुट होगा, तो अगर 8 लॉस है तो आउटपुट फिर 92 हुआ। तो जो 1104000 है वो इसमें से 92, और जो मैंने पूछा है वो 100। अच्छा, एक जो मैं बोल रहा हूं देखें, अगर आपको समझ आए, उम्मीद आ जाएगा। ये जो आउटपुट है ये 92% है, 92% है, तो इसको हम 92% से ग्रॉस अप कर लेते हैं। अगर ये 92% है तो इसको 92 से ग्रॉस कर लेते हैं, तो भी ये 120 आए। ये मैंने एक्चुअली 92% से डिवाइड किया है। ये भी हम कभी करते करते इस तरह बोल रहे होंगे कि ये इतने परसेंट है तो ग्रॉस कर लें। नहीं नहीं, ये ठीक है, चलो ठीक, पहले वाला ठीक है, ठीक। तो सर ये भी है, नहीं नहीं, ये 92% है इटसेल्फ, तो इसको 92% से ग्रॉस अप कर देंगे तो उसका मतलब हम ग्रॉस फिगर तक पहुंच रहे हैं। यानी अगर कमीशन 3500 रुपए है जो कि 5% है, तो इसको अगर 5% से डिवाइड कर लेंगे तो ग्रॉस फिगर आ जाएगी। ये वाला काम भी हम कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा तो वो कर लें। अगर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा तो छोड़ दे, ये मर जाए जाके, कोई बात नहीं। अच्छा जी, चलें, परसेंटेज थोड़ी और डिफरेंट तरह की खेलते हैं। अब इधर से उधर चलते हैं, एक साल से उधर आगे पीछे चलते हैं, ईयर्स चेंज करते हैं। अब ये इन परसेंटेज से कुछ सिखाने की कोशिश की थी, कुछ बनी बात की नहीं। 100 पहचानना है कि 100 क्या है। चलें इधर उधर, एक साल से इधर उधर निकलते हैं। इसको मैं चलो कह देता हूं इंक्रीज या डिक्रीज या ग्रोथ, यानी एक पीरियड से दूसरे पीरियड। इसमें लिखें सवाल, दो 2022 की सेल्स, 2022 की सेल्स 60 मिलियन है। 60 ईयर 2022 की सेल्स 60 मिलियन है। दो 2023 में सेल्स 15% इंक्रीज कर जाएंगी। सेल्स विल इंक्रीज बाय 15% इन 2023। 2023 की सेल्स बताएं। 15%। 2022 की सेल्स थी 60 मिलियन, 23 में सेल्स 15% ज्यादा हो जाएंगी, तो 23 की सेल्स पूछिए। ठीक है, 2022 की सेल्स 60 मिलियन है, 15% इंक्रीज कर जाना है इन्होंने, तो 100 क्या है ये, तो फिर ये क्या होंगी 115, यानी 60 115 बाय 100। अच्छा, पिछली वाली बात अगर आपको नहीं भी समझ आ रही थी ना, तो ये तो कर लेना भाई, इस पे थोड़ी सी हिम्मत कर लें। अगर हमने एक फिगर को 15% बढ़ाना है तो इसका मतलब है ये तो नहीं तकलीफ हुई, ये इनफैक्ट ये है। और लिखें सवाल, दो 2022 की सेल्स 2022 की सेल्स 70 मिलियन है, 70। सेल्स इन 2023 विल डिक्रीज बाय, सेल्स इन 2023 विल डिक्रीज बाय
7% बाय 7%। 2023 की सेल्स बताएं। जी 2022 में सेल्स थी 70 मिलियन। 2023 में जाते जाते इन्होंने डिक्रीज हो जाना है 7%, डिक्रीज होना है 7% ऑफ व्हाट, ये 100 है तो ये क्या है 93, तो 70 मिलियन इंटू 93%, या इस शक्ल में लिखूं तो 70 इंटू 0.93 0.1 ओके जी मिलियन। हाँ जी यहां तक भी सब सही है सब, और लिखें सेल्स 2021 की, 2021 की सेल्स, 2021 की सेल्स 50 मिलियन, 50 मिलियन। Sales will increase by 8%, 8% in 2023, 10% in 2024, and will decrease by 5% in 2025। नहीं क्या हो गया, कुछ मिस कर दिया ना मैंने। 2021 की सेल बताइए, विल इंक्रीज बाय, अच्छा तो फिर 2022 की सेल दी है, 21 नहीं 22 की दी है, वो जो ऊपर 50 बिलियन दी है वो 2022 की है। तो आपसे रिकॉर्ड है 2023, 2024 और 2025 की सेल्स बताएं।
जी जनाब। दो हजार 22, 2023, 2024, 2025। 2022 की सेल्स कितनी? 50 मिलियन। 2023 में सेल्स 8% बढ़ जाएंगे, यानी 50 इंटू कितनी? 54। 24 में सेल्स 10% बढ़ जाएंगे, 59.4। और 25 में सेल्स कितनी? 0.95, 56.43। इसमें बताएंगे एतराज। देखें, जब सेल्स एक साल, अगला साल, अगला साल, तो सीढ़ियां, स्टेप स्टेप स्टेप, यहां से इधर, फिर यहां से इधर, मल्टीपल ईयर्स आ गए ना, तो एक एक साल सीढ़ी है। तो अब अगर मैं कह रहा हूं कि 24 में सेल्स बढ़ जाएंगी तो 23 से बढ़ जाएंगे। अब वो 100 हो गया, इस रिलेशनशिप में ये 100 हो गया होगा। फिर जब मैं कह रहा हूं 25 में कम हो जाएंगे, तो कहां से कम हो जाएंगे? 24 से। अब वो 100 हो गया, वहां से नीचे आए। और लिखें सवाल। दो हजार तेईस की सेल्स 900 मिलियन है, 900 मिलियन। और 2022 की सेल्स 720 मिलियन थी। 2022 की 720 मिलियन थी, 2023 की 900 मिलियन। 2023 900 मिलियन है, 2022 720 मिलियन थी। सवाल यह है 2023 में सेल्स कितने % ग्रो कर गई? जी। बिल्कुल सही है। कैसे? अच्छा, लंबा तरीका यह भी है कि 900 और 720 का डिफरेंस लिया, 180। ये 180 इसका कितने % है? 25%। या फिर 720 इंटू पता नहीं इज इक्वल टू 900। इसको डिवाइड कर दें तो 1.25 आ जाएगा। इसका मतलब 25% ग्रो किया है। ये 10% ग्रो कराया है ना,
तो 1.1 से मल्टीप्लाई किया, 8% ग्रो कराया था तो 1.08 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर हमें ये नहीं पता, ये दोनों पता है, तो इसको डिवाइड करें तो 1.25 आ जाएगा। तो 1.25 का मतलब है 25% ग्रो किया। वो कुछ समझ आ भी रहा है? और लिखें दो 2023 की सेल्स 2023 की सेल्स 172,500 1,72,500 172,500 ये 2023 की सेल्स हैं। these are 15% higher than last year. These are 15% higher than last year. 2022 की सेल्स बताएं। जी 17 क्या बताया मैंने 2 कौन सा सही है? अगर हम ये करते हैं तो हम 2023 को 100 कह रहे हैं, और अगर हम ये करते हैं तो हम 2023 को 115 कह रहे हैं, या पता नहीं क्या कहे जा रहे हैं। 2023 की सेल्स को हम 100 कह रहे हैं और 22 की सेल्स को फिर 85 कह रहे हैं, और यहां 2023 को 115 कह रहे हैं, मतलब 100 क्या है? 2022। ये जब इंक्रीज डिक्रीज हायर लोअर यानी मल्टीपल पीरियड्स, तो फिर इसमें यह पहचानना कि 100 क्या है, अंग्रेजी पे ध्यान रखना है। मेरे जुमले को गौर से सुनिएगा। चेयर और मेरे दरमियान फासला लेट से 10 फुट है। अब मेरे जुमले पे गौर करिएगा। चेयर मुझसे 10 फुट दूर है, एक ये जुमला है। मैं चेयर से 10 फुट दूर हूं, एक ये जुमला है। फासला बेशक 10 फुट है, लेकिन दोनों जुमलों में फर्क क्या है? हाँ जी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मैं जब कह रहा हूं कि चेयर मुझसे 10 फुट दूर है, तो यहां से गिनती शुरू कर रहा हूं। जब मैं कह रहा हूं कि मैं चेयर से 10 फुट दूर हूं, तो मैं वहां से गिनती शुरू कर रहा हूं। जब हम इंक्रीज डिक्रीज हायर लोअर की बात करते हैं, बल्कि इंक्रीज डिक्रीज आसान है, हायर लोअर। मैंने सेंटेंस क्या बोला था? 2023 हायर देन लास्ट ईयर, लास्ट ईयर से ज्यादा है, तो जिस से ज्यादा है वो 100 है, वो बेस है। ऊपर से क्या? अगर मैंने ये सेंटेंस कहा होता ना, अगर ये सेंटेंस कहा होता कि 2022 की सेल्स
2023 से 15% लोअर थी। 2022 की सेल्स 2023 से 15% लोअर थी। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 2023 ये 100 होता फिर, और 2022 85 होता। मैंने कहा है 2023 की सेल्स 22 से हायर देन 22 से 15% ज्यादा है, तो 2200 है फिर। तो ये इंक्रीज डिक्रीज हायर लोअर, इसमें पहचानना है कि 100 क्या है। तो हायर लोअर देन जिससे है, जिससे हायर है, जिससे लोअर है, वो 100 है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। कुछ समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा रहा? और लिखे सवाल। दो 2024 की सेल्स 2024 की सेल्स 112,800, 1,12,800। These are 6% lower than last year. 6% lower than last year. जी 112,800 ये 2023 है। ये 22 से लोअर है। 100 क्या है? 2022। तो फिर ये क्या है? ये 94 है। तो इसको हमें 94% से क्रॉस करना। और अगर आपको 94% से डिवाइड करना अजीब लग रहा है तो आप ऐसे करिए। 100 वो है, ये 94।
जी बताइए बेटा, किस सवाल में क्या चीज परेशान कर रही है अभी तक? है सब कुछ समझ आ रहा है? चलो यार, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। अच्छा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो बता रहा था, ये इतनी चीजें बहुत हैं। तो अब ना आप मैंने ऑफिशियली कॉस्ट का सिलेबस और उसमें चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, तो अब मैं कॉस्ट स्टार्ट करूंगा और मंडे से ही करूंगा। तो अभी मुझे 15-20 मिनट मिल गए आपके साथ कुछ छेड़छाड़ करने में। एक अच्छा, वैसे तो चौथी क्लास थोड़ी सी जल्दी है, लेकिन चलो खैर, पता नहीं फिर मौका कब मिलता है। कॉस्ट मुश्किल है, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन ये जो अभी 2-3 क्लासें पढ़ाया है आपको, इनफैक्ट 2.5 क्लासें पढ़ाया तकरीबन, जो बात समझा रहा हूं समझ आ रही है? इसका मतलब मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूं है आपको। पहले चलो उम्मीद लगा के तो आई थे कि कॉस्ट पढ़नी है, तो इन 2-2.5 दिनों में अगर मैं आपको कुछ समझा पाया हूं तो ठीक है, सही जगह आ गया आप। ठीक है जी। अगर एक बैट्समैन है और उसने 100 किया, अच्छा 100 करने के बाद वो बैट भी घुमा रहा है, ऐसे दिखा रहा है और खुश हो रहा है, हेलमेट चूम रहा है, बैट चूम रहा है, चलो सजदा भी कर लेगा, खुश है बहुत ज्यादा। लेकिन वो क्रीज पे रहते हुए ही मैच नहीं जिता सका। 100 हो गया और चेस कर रहे थे वो लोग, तो वो नहीं मैच जीत सके। तो अब अगर वो मैच खत्म होके वापस आ रहा है, तो खुश खुश वापस आ रहा है कि उदास वापस आ रहा है? देखो, अगर मतलबी इंसान है तो फिर तो खुश होकर वापस आ रहा है कि चलो मेरी तो जगह पक्की है ना अगले 10 मैचेस के लिए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मतलबी नहीं है, टीम के लिए खेल रहा था, तो खुश वापस आ रहा है या उदास? उदास। अभी थोड़ी देर पहले तो खुश हो रहा था है? नहीं नहीं, वाकई कह रहा हूं, मतलब ही नहीं है, टीम के लिए खेल रहा था है? तो वो जो थोड़ी देर पहले खुश हो रहा था सेंचुरी करके, तो वो खुशी किधर गई अब? है? मैच हार गए। अच्छा जी, आप को कहीं किसी जगह खाने की दावत बैठ के खाना खाया, खूब मजे का खाना खाया, बड़ी खुशी हुई, बहुत मजा आया। खाना खत्म होने के बाद वहां पुलिस का छापा पड़ा और आपको चपेड़े पड़ी टिका के, बहुत चपेड़े पड़ी, ठुड्डे डंडे और डैश डैश डैश, बहुत कुछ हुआ आपके साथ। तो वो जो भी कुछ देर पहले खाने का मजा आ रहा था, वो याद रहेगा या भूल जाएगा? है? भूल जाएगा, बिल्कुल भूल जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा उलट कर लेते हैं। मार पड़ी थी, लेकिन उसके बाद प्यार से बिठा के, इज्जत से, पैसे से भी दिए, खाना भी खिलाया खूब। मार पड़ गई थी पहले, तकलीफ थी, दुख था, उसके बाद इनाम भी मिल गया और पैसे भी बहुत ज्यादा मिल गए और खाना भी खूब, इज्जत मिली खूब। तो यानी आपकी सोच से ज्यादा आपको खुशी मिल गई। तो वो जो पिछली वाली तकलीफ थी, वो उतनी ही रही या कम हो गई? हो सकता है भूल ही गई हो। ये ना आपका कमाल नहीं है, ये इंसान की फितरत है। इंसान पे जो चीज इंपैक्ट रखती है ना, वो बाद वाली चीज इंपैक्ट रखती है, पहले वाली नहीं। इसकी मिसाल ऐसे भी ले सकते हैं कि आपने कोई स्टोरी पढ़ी, कोई किताब पढ़ी, कोई मूवी, एंड अगर चवल है ना, तो उससे पहले की जो भी खुशी थी वो सब बर्बाद। ये इंसान की फितरत का हिस्सा है कि उसको बेशक जितनी मर्जी फायदे मिल जाए, अगर एंड तकलीफ दे है तो वो सारे फायदे भूल जाएगा। और अगर बहुत सारी तकलीफें हैं लेकिन एंड अच्छा है, तो वो तकलीफें भूल जाएगा। ये इंसान की फितरत है कि वो जो लेटेस्ट चीज है वो डोमिनेट करती है। इसीलिए आप लोग अपनी जवानी के 5-6-7 साल पढ़ाई में, मेहनत में लगाने को तैयार है। और ये मेहनत, कुर्बानी, मुश्किल, अपने शहर से आना, क्यों ये टाइम लगाने को तैयार हो गए? फ्यूचर के लिए कि पास्ट के लिए? फ्यूचर के लिए। एम्प्लॉय सारा महीना मेहनत करता है, और अगर वो फैक्ट्री का वर्कर है तो फिजिकल मेहनत बहुत ज्यादा है, सेल्समैन है तो फिजिकल मेहनत भी है, मेंटल मेहनत बहुत ज्यादा है। जो भी मुलाजमत वो कर रहा है,
बहुत फटीग बर्दाश्त कर रहा है, मुश्किल बर्दाश्त कर रहा है, गर्मियां हैं, सर्दियां हैं, लेकिन वो ये सब क्यों कर रहा है? जो पिछले महीने सैलरी मिली थी या जो अब मिलेगी, जो मिलेगी ना, तो इंसान मेहनत कर रहा होता है, मुश्किल में डाल रहा होता है अपने आप को, अपनी ख्वाहिशें सेक्रीफाइस कर रहा होता है फ्यूचर का सोच के। ये इंसान की फितरत है। नींद आने लगी? ये इंसान की फितरत है। अगर आपके पास ये होप कि 6 साल सीए में मेहनत के लगा लें, उसके बाद 40-45 साल अच्छे गुजर जाएंगे, तो ही मेहनत करने आए हैं ना। अगर आपको ये कहा जाता कि 6 साल लगाओ, उसके बाद 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिलेगी, उसके बाद फारिग, फिर देखना क्या करना है और क्या नहीं करना। बस टोटल सीए की दौड़ वो 2 साल कॉन्ट्रैक्ट जॉब थी, बस उसके बाद फारिग है, वो डिग्री आपकी एक्सपायर्ड है, कुछ और नए सिरे से करना है तो कर लो। अब 6 साल लगाएंगे, क्यों नहीं? क्योंकि आपकी कैलकुलेशन के अंदर 2 साल के बेनिफिट के पीछे 6 साल की कुर्बानी वर्थ नहीं है। हाँ, 6 साल की कुर्बानी वर्थ थी 40 साल के लिए, ये वर्थ थी। आपको किसी ने ऑफर की कि यहां से ना कोई पहाड़ी इलाके में कोई वादी है, आप वहां तक ट्रैवल करके पहुंच जाएं बस, तो वो बीच में बस का सफर भी है और पैदल भी है, बस आप वो वादी तक पहुंच जाएं। उस वादी में जब आप आएंगे तो वो कौम तैयार है आपको बादशाह सामत बनाने के लिए, और आपको बादशाह सामत बना के और सारी जिंदगी ऐसी ऐसी, कोई काम नहीं करना, सुकून से बैठना है, पूरी लाइफ ये बादशाहत मिलनी है। अब आपने बस का पता किया और एक ही बस जा रही थी, बस आखिरी बस थी वो। अच्छा, उस बस में भी ना प्रॉपर सीट नहीं मिल रही थी, वो एंड पे कहीं कोने में छोटी सी जगह थी, वही सीट मिल रही है, देख लो बैठना है तो चले जाओ, तो ले लें बस या नहीं? मैं तो नहीं इस सीट पे बैठ सकता। हाँ जी, ले लेनी चाहिए ना टिकट। अच्छा, अब आपने जब टिकट ले ली और सीट पे बैठने लगे, तो पता चला कि वो ना, वो उस पूरी सीट के ऊपर दोस्त थे और उन्होंने जबरदस्ती सीट पे कब्जा कर लिया। अब वो नहीं देनी सीट, जहां जो मर्जी कर ले। अब वो है भी तगड़े, तो आप वहां लड़ाई झगड़ा डाल देंगे और कहेंगे मेरी सीट मेरा हक है, मैं अपना हक कैसे छोड़ दूं? नहीं नहीं, लड़ाई डालेंगे। वो मैक्सिमम क्या होगा जी, उतर जाओगे जी, मैं उतरने को तैयार हूं, मैंने अपना हक जो है ना वो नहीं छोड़ना, मैं नहीं ये कर सकता। लड़ाई डाल दी, बस का टाइम निकल रहा, आपने कहा मैं तो अपना हक नहीं छोड़ सकता, लड़ झगड़ के आप बस से उतर जाएंगे, है ना? नहीं यार, वो सीट खरीदी है आपने, मतलब पैसे दिए हैं उसके, तो छोड़ देंगे सीट? ऐसी छोड़ देंगे? हैं? ऐसी छोड़ देंगे सीट? हक के लिए लड़ेंगे नहीं अपने? जाए कोर्ट में जाए, कंपनसेशन लें कंपनी से वापस, है? नहीं? क्यों नहीं भाई? आप ना टायर पे भी लटक के जाने को तैयार हो जाएंगे, साथ घूमते घूमते ना, वो भी आप जाने को तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो बादशाहत नजर आ रही है ना, उसके लिए भाई 10 घंटे का सफर ही है ना, तो 10 घंटे का, अच्छा भाई छत पे बैठा दो भाई, बोरी में बंद करके पीछे छुपा दो, बस ले जाओ किसी तरह। उस वक्त ये सारी मुश्किल के सीट नहीं मिल रही और गर्मी है, एसी नहीं चल रहा, ये सब क्यों बियर करने को तैयार हो जाएंगे? क्योंकि 10 घंटे का सफर ही तो है, उसके बाद आपको बादशाहत नजर आ रही है। ये बेवकूफी का फैसला कि अकलमंदी का फैसला? अकलमंदी है तो वो जो एक नफासत वाली शख्सियत थी कि मैंने तो कभी इस टूटे फूटे जगह पर नहीं बैठ कर सफर किया, वो किधर गई बात? फिर भाई 10 घंटे का सफर ही तो है, खैर है, आगे जाके जो मिल रहा है उसके लिए कॉस्ट बड़ी कॉस्ट नहीं है। अच्छा, और मिसाल आप पहले वाली मिसाल से मिलती जुलती है। आपको एक करियर ये मिल रहा है, चलो इक्वेट कर देता हूं कि 10 साल की मेहनत है, टिका के, बहुत मेहनत है, शदीद किस्म की मुशक्कत है, फैंटी भी पड़ेगी उसमें, उसके बाद 10 साल का आराम है, मजे ही मजे। एक ही ऑप्शन है, और एक ऑप्शन ये है कि पहले 10 साल मजे, उसके फिर आगे बदला देने के लिए अगले 10 साल फैंटी के हैं। तो कौन सी ऑप्शन बेहतर है? दूसरी वाली बेहतर? इंसान बन के सोचें, पहले मजा बाद में फैंटी, पहले फैंटी बाद में मजा, बाद में मजा। पहले मजे कर भी लेंगे ना, 4 चपेड़ें पड़नी, आपको सारे मजे भूल जाने, सारे के सारे मजे भूल जाएंगे। लेकिन अगर बाद में मजे हैं तो फिर वो तकलीफें भूल जाएंगी। ये इंसान की ना फितरत है। एक हदीस का मफहूम है क़यामत के दिन के बारे में ना, कि लोग दुनिया की जिंदगी को कहेंगे हमें तो, मतलब ये कामयाब लोगों की बात हो रही है कि दुनिया में हमें तो कोई तकलीफ नहीं मिली, और इस तरह से एक और ग्रुप है जो ये कह रहा होगा कि हमें तो कभी कोई मजा मिला ही नहीं है, हमें तो कभी कोई राहत ही नहीं मिली दुनिया के अंदर। अब ये जो कभी दुनिया में राहत ही नहीं मिली, मजा ही नहीं मिला,
एक्चुअली उन्होंने नाफरमानी में जिंदगी गुजारी, मजे किए हैं खूब, लेकिन जो आखिरत में होने लगी उनके साथ, उसकी वजह से उनको सारे मजे भूल गए। उनको वो नजर आ रहा जो होने लगा, सारे मजे भूल गए उनको। और जो दुनिया में मुश्किल गुजार के आए थे, बहुत मुश्किलें थी लेकिन फर्माबरदार थे, उनको आखिरत में जो नाम मिलने लगा ना, उनको सारी तकलीफें भूल गई दुनिया की। तो इंसान की फितरत का हिस्सा है ये, इंसान के डिजाइन का हिस्सा है ये। जो मैंने आपको मिसालें दी है ना, इनसे मैं आपको 2 पॉइंट्स दे रहा हूं। एक, इंसान एंड को प्रेफर करता है, एंड अच्छा होना चाहिए। और दूसरा, इंसान कंपैरिजन करता है, ज्यादा बेनिफिट के लिए थोड़ी कॉस्ट बियर कर लेगा, थोड़े बेनिफिट के लिए ज्यादा कॉस्ट नहीं बियर करेगा। ये बेवकूफी है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं आप लोग। एंड अच्छा होना चाहिए, कॉस्ट थोड़ी, बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए। कितनी उम्र है आप लोगों की? 19, 20, 21 साल, ये उम्रें हैं आपकी। और एवरेज अगर एवरेज जिंदगी जी गए, कितने कुछ साल जी जाएंगे? हैं? नहीं, एवरेज कह रहा हूं ना, अपने दादा नाना की उम्रें देख लो ना, 60 तकरीबन। वैसे तो जो आप लोगों की खुराकें अब हो गई हुई हैं, जो आप लोगों की हालतें हैं, पता नहीं 50 भी टपना है कि नहीं टपना, लेकिन चले 60। अच्छा, टीन एज एनर्जी क्वालिटीज के 10 साल और 50 से ऊपर वाले 10 साल इक्वल है? नहीं। आप जो अभी इस वक्त एनर्जी रखते हैं, जो आप मजा कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं, वो आखिरी 10 साल में भी वैसे ही होंगे? नहीं। तो 10 साल आखिर और 10 साल शुरू वाले बराबर नहीं है। आप जो कि अक्लमंद लोग हैं, हम सब, तो आप अपनी जवानी के 6-7 साल, बल्कि 6-7 साल तो मैं सीए के गिन रहा हूं ना, उससे पीछे चले जाए, एफए भी है, मैट्रिक भी है, तो पढ़ते ही चले जा रहे हैं। आपको स्कूल में ये कहा जा रहा है कि बस मैट्रिक में मेहनत कर लो, उसके बाद जिंदगी आसान है। फिर मैट्रिक करने के बाद आपको इंटर में कह रहे हैं ये 2 साल बड़े कीमती हैं, ये लगा लो ना, फिर आगे जिंदगी बन जाएगी। फिर सीए में क्या कह रहे हैं आपको? बस ये 6 साल लगा लो, उसके बाद लाइफ बन जाएगी। और आप इस उम्मीद पे आ भी गए हैं, अच्छा लाइफ बन जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी, जबरदस्त लाइफ हो जाएगी। डिफाइन जबरदस्त लाइफ है? हाँ जी। पैसे? अच्छा, पैसे खाएंगे, पैसे चिपकाएंगे जिस्म पे, पैसे खाएंगे? नहीं। पैसे से क्या होगा? हैं? पैसे से क्या होगा? ख्वाहिशें पूरी करने का सामान खरीदेंगे। ख्वाहिशें भी, और ख्वाहिशों से पीछे चले जाएं तो जरूरियात, फिर उसके बाद लग्जरीज। अच्छा, पढ़ाना मैंने बस कर दिया हुआ है, किसी ने जाना है तो चला जाए, ठीक है, कोई मजबूरी नहीं, जबरदस्ती नहीं बिठाया हुआ। पहले नेसेसिटीज, फिर और ज्यादा पैसे होंगे तो लग्जरीज। और इंसान की ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होती। ये हो ही नहीं सकता कि इंसान की ख्वाहिशात पूरी हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। एक हदीस का मफहूम है कि अगर बनी आदम के पास 2 सोने की वादियां होंगी ना, 2, तो वो तीसरी की ख्वाहिश करेगा। इंसान की ख्वाहिश पूरी हो ही नहीं सकती। आप अपनी 19-20 साल की जिंदगी निकाल के देख लें, आपको ना जिंदगी के मुख्तलिफ फेजेस में कोई चीज हासिल करने का शौक रहा होगा, और आपको लग रहा होगा बस ये चीज मिल जाए ना, और जैसे ही वो चीज मिली होगी, आपकी नजरें और आगे चली गई होंगी, आपके नेक्स्ट टारगेट आ गए होंगे। इंसान की फितरत ऐसी है। तो 6-7 साल, बल्कि 10 साल पढ़ाई के क्यों लगाने को तैयार हो गए कि आपको अगले 35-40 साल एवरेज अच्छे